आज हम पढ़ रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, क्यों इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत पड़ती है? तो इसका कारण है कि जब मैं आपको एटॉमिक मास पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको किसी भी एटम का मास नंबर दिया हुआ है तो आपको चिंता की कोई बात ही नहीं है। वो जो मास नंबर है उसी का मैग्नीट्यूड आप एटॉमिक मास के बराबर ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको वहां भी ये बात कही थी, एक बार लिख देता हूं मैं वापस से। मान लो आपसे किसी ने कह दिया कि ये क्लोरीन है आपका Cl35, तो आप इसका एटॉमिक मास बताओ। तो आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, मास नंबर दिया हुआ है तो यही आपका एटॉमिक मास बनता है 35 AMU। ठीक है, या ग्राम एटॉमिक मास लिखना है तो 35 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये इसके एक एटम का मास हो गया और ये इसके एक मोल एटम का मास हो गया। अब अगर उसने इस तरीके से मास नंबर का मेंशन ना किया और लिख दिया कि बताओ क्लोरीन का, ठीक है, बस ये तो एटॉमिक नंबर है, उसने कह दिया कि भैया क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, तो ऐसे केस में आपको क्लोरीन एज अ एलिमेंट उसका एटॉमिक मास बताना है। अब ऐसे में आपको इस क्लोरीन के नेचर में पाए जाने वाले जितने भी आइसोटोप्स हैं, जनरली 2 होते हैं, इसके कईयों के 3 होते हैं, ज्यादातर एलिमेंट के पास आइसोटोप्स होते हैं। तो जब वो आपसे क्लोरीन का एटॉमिक मास पूछता है तो इसका मतलब इस क्लोरीन एलिमेंट के जितने भी नेचर में आइसोटोप्स हैं उन सब के एटॉमिक मास का क्या लेना है, एवरेज लेना है। ठीक है, यही एवरेज यानी किसी एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का एवरेज लेना ही क्या कहलाता है, उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, ठीक है, कैसे मैं लिखता हूं और इसकी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, सीधा आपको एग्जांपल करना है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो ज्यादातर जनरली एलिमेंट्स के पास आइसोटोप्स होते ही हैं। ठीक है, कईयों के पास नहीं भी होते। तो उन आइसोटोप्स का हम एवरेज कैसे लेते हैं, देखो, एवरेज एटॉमिक मास of an element is equal to sum of atomic masses of its isotopes, किसके, उस एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस का सम with each multiplied by its percentage availability in nature। ठीक है, with each isotope multiplied by percentage availability in nature। अब क्या मतलब है इसका, ठीक, इसका मतलब समझो, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 35 और एक होता है 37। ठीक है, अच्छा, इस दुनिया में जितना भी क्लोरीन मिलता है उसका कुछ परसेंट 35 की फॉर्म में रहता है और कुछ परसेंट 37 की फॉर्म में रहता है। दुनिया का जो भी क्लोरीन है कितना रहता है, वो डेटा क्या है, परसेंटेज अवेलेबिलिटी इन नेचर।
इसकी होती है 75% और इसकी होती है ऑब्वियसली 25%। ठीक है, ये डेटा है, ये दिया हुआ होगा। तो ऐसे में जब आपसे पूछा जाए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन इसका एटॉमिक मास क्या होगा 35, इसका एटॉमिक मास क्या होगा 37। जब मास नंबर दे रखा हो तो वही एटॉमिक मास होता है। लेकिन अब आपसे क्लोरीन एज अ एलिमेंट पूछा है, तो आप क्या करोगे, ये एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करोगे उसकी नेचुरल अवेलेबिलिटी से प्लस 37 इंटू 25%। दिस आइसोटोप के एटॉमिक मास को परसेंटेज अवेलेबिलिटी से, दूसरे आइसोटोप के एटॉमिक मास को उसकी नेचुरल परसेंटेज अवेलेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर दिया। तो ये है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स with each isotope multiplied by its percentage availability in nature। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व करना है। परसेंटेज को क्या बोलते हैं हम 1/100। तो बस और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलता है 35.5। तो ये है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एज अ एलिमेंट। जब हम कहते हैं एज अ एलिमेंट तो उसके सारे आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज ले लिया। ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे सर एवरेज ऐसे कब लेते हैं, एवरेज तो ऐसे लेते हैं। एवरेज तो ऐसे लेते हैं, ये पता है कब करते तुम, देखो ध्यान से, एवरेज ये है पर ये कब करते हैं। आज तुम्हें मैथमेटिक्स की ये बात बताता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2 को यहां डिवाइड और 2 को यहां डिवाइड। ठीक है, हाफ को क्या मैं 50/100 लिख सकता हूं, बोलो कोई प्रॉब्लम। क्या 50/100 को 50% लिख सकता हूं, बिल्कुल। इसका मतलब आप ये तब कर सकते थे जब ये दोनों डिजिट थे, दोनों आइसोटोप्स 50-50% यानी इक्वल अमाउंट में मिल रहे होते। पर क्या इक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं, नहीं। तो इसका मतलब हम जो मैथमेटिक्स करते थे एवरेज लेने का, वो कब करते थे, उन डिजिट्स का, वो डिजिट्स अगर इक्वल अमाउंट में होती थी तब। ठीक है, 3 डिजिट्स का एवरेज हम x + y + z डिवाइडेड बाई 3 कब लिखते हैं, जब हम मान लेते हैं कि ये x, ये y और ये z तीनों इक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं। यानी 33%, 33.3% ये मिल रहा है, 33.3% ये मिल रहा है और 33.3% ये मिल रहा है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय, अगर 2 डिजिट है तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, समझ गए। ठीक है, चलो पहले मैं ये मिटा देता हूं, इसे लिखो। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिखो फिर मैं मिटाता हूं। अगर किसी के 3 आइसोटोप्स हो, 4 आइसोटोप्स हो, तब कोई दिक्कत की बात नहीं, जितने भी आइसोटोप्स हैं उतने स्टेप्स हो जाएंगे। ठीक, देखो मैं बताता हूं कि अगर किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप हैं, 4 आइसोटोप हैं, 5 आइसोटोप है, तो क्या करोगे। जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट है x, उसका ये m1, m2, m3, m4 और उसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं और इनका नेचुरल अवेलेबिलिटी कई बार आपको परसेंटेज अबंडेंस भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो आपको वही समझना है। इसका मान लो मैं क्या लिख दूं, मान लो p%, q%, r%, s% एंड सो ऑन।
तो इसका एवरेज एटॉमिक मास अगर हमको लेना है ऑफ एक्स, तो क्या करोगे, m1 मल्टीप्लाइड बाय t%, m2 मल्टीप्लाइड बाय q%, m3 मल्टीप्लाइड बाय r%, m4 मल्टीप्लाइड बाय s%, और इस तरीके से जितना भी है चलता चला जाएगा। बस परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हो और इस तरीके से हो गया। ठीक है, बस चलो, तो एवरेज एटॉमिक मास कुछ इस तरीके से आ गया, सम ऑफ एटॉमिक वेट इनटू परसेंटेज अवेलेबिलिटी। इन नेचर, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलो, अब हम थोड़े कुछ और एग्जांपल करते हैं। आप इसे लिखो, बिठा देता हूं। Let's say an element A has two isotopes, which have atomic mass, let's say 5 and 7, ठीक है। If percentage availability nature of these isotopes is क्या बोलूं 60% and 40% रेस्पेक्टिवली, इसकी 60 और इसकी 40। तो फाइंड एटॉमिक मास ऑफ ए का पूछा है, या कहेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए। क्या करेंगे, देखो सिंपल है कि भैया ये A5 है, ये A7 है, ये मिल रहा है नेचर में 60% और ये मिल रहा है 40%। ओके, तो कैसे करेंगे, ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास 5 into 60 plus 7 into 40। तीन होते आइसोटोप तो तीसरा स्टेप जुड़ जाता, चार होते तो चौथा स्टेप जुड़ जाता। सिंपल, तो सॉल्व करो। तो 0.6 5 30 3 0.4 7 28, ये तो आ गया 5.8। तो ए का एवरेज एटॉमिक मास आ गया 5.8। ठीक है, ठीक है, चलिए इसे लिखो, फिर मैं एक और करता हूं। ठीक ठीक, अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि बोरोन के पास दो आइसोटोप्स है B9 और B11 और एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है 10.8। तो
अब आपको इन दोनों आइसोटोप्स की परसेंटेज अवेलेबिलिटी बतानी है, ठीक है, यानी रिवर्स पूछ लिया। कैसे करेंगे देखो, आपके पास है B9 और B11, इनके मास नंबर या एटॉमिक मास दिए हुए हैं, इनकी परसेंटेज अवेलेबिलिटी या परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर आपको दिया नहीं है। तो क्या मान लो, लेट्स से इसका मान लिया x%, तो इसका क्या मान लोगे, y% मत मानना, 100 माइनस x%, समझे? y% मान लोगे तो एक तो अननोन x हो जाएगा, दूसरा अननोन y, तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, हमारे पास तो एक ही बनेगी, इसलिए दिक्कत हो जाएगी, तो एक ही अननोन रखो। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 10.8, क्या करेंगे, 9 इंटू x% प्लस 11 इंटू 100 माइनस x%, ठीक है, ठीक है, बस अब सॉल्व करो। अब तो मैथमेटिक्स है, 9x, अच्छा परसेंट को 100 लिख सकता हूं, ठीक है, 100 चला गया उधर, 1080, 9x 1100 माइनस 11x, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 2x और ये उधर जाके माइनस के 20, यानी 2x इक्वल टू 20, x कितना आ गया 10, x कितना आ गया 10, यानी ये जो x% है वो कितना है 10% है, और ये कितना हो गया 90%, समझ गए, समझ गए। तो इस तरीके से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ठीक। ऐसा एक और क्वेश्चन कर लो एक बार, लेट्स से कोई एलिमेंट है, एन एलिमेंट हैज टू आइसोटोप्स, कोई भी एलिमेंट है लेट्स से ए, उसके दो आइसोटोप है लेट्स से 20 और 22, और एवरेज एटॉमिक मास आप ले लो, क्या ले लो, लिख लो 20 पॉइंट क्या ले लो 4 ले लो। तो फाइंड परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ ईच आइसोटोप, कभी कभी वो पूछता है फाइंड परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ हैवियर आइसोटोप या लाइटर आइसोटोप, हैवी आइसोटोप तो ये है, लाइटर आइसोटोप ये है, ठीक है। तो चलो इसे करते हैं, तरीका वही है, देखो आपको दिया हुआ है A20, A22, एक को x मान लो, दूसरे को 100 माइनस x मानना पड़ेगा, ठीक है, बस हो गया काम। एवरेज दे रखा है 20.4 इज इक्वल टू 20 इंटू x% प्लस 22 इंटू दिस %, ठीक है, बस सॉल्व कर लो। 20.4 20x % को हम 1/100 लिखते हैं, उधर पहुंचा दो, 20x सॉल्व करेंगे तो ये तो बन जाएगा माइनस के 2x, और ये उधर जाके क्या बनेगा माइनस के 60, x कितना आ गया 30, तो ये तो हो गया 30% और ये हो गया 70%, ठीक है, ठीक है। चलो अगर आपको
3 आइसोटोप दिए हो तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, देखो इसे मैं मिटाता हूं। ओके, एक ये क्वेश्चन है और एवरेज एटॉमिक मास का, अब इसे करते हैं। क्या कहता है कि एलिमेंट है X, इसके 3 आइसोटोप है जिनका आपको मास नंबर है, एटॉमिक मास गिवन है 28, 29 एंड 30। तो बताओ अवेलेबिलिटी ऑफ, अच्छा इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ X29 इज ट्वाइस दैट ऑफ X30। तो फाइंड परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ X29, यानी जिस आइसोटोप का मास 29 है उसकी परसेंटेज अवेलेबिलिटी बतानी। चलिए करते हैं। X28, X29, X30 परसेंटेज अवेलेबिलिटी। अब हमको ये दे रखा है कि 29 जो है वो 30 के रेस्पेक्ट में ट्वाइस है। तो मान लो अगर 30 आपका y% है मान लो, तो 29 कितना हो गया 2y%, उसका 10 डबल। तो ये कितना हो गया 100 माइनस के 3y%। अननोन एक ही रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ एक ही है, समझ गए, बस 3y समझ गए भाई। 2y और 3y टोटल इनकी परसेंटेज में से, इनकी परसेंटेज को 100 में से माइनस कर दिया। चलो अच्छा, अरे एक और इंफॉर्मेशन, इफ एवरेज एटॉमिक मास इज 28.4, ठीक है, ठीक, करते हैं इसे। चलो तो क्या करें, 28.4 इज इक्वल टू 2800 माइनस 3y%, 29 into this, 30 into this। ठीक, करते हैं, सॉल्व करोगे तो इसका जो परसेंटेज है नीचे, ये कितना हो गया, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो गया 58y डिवाइडेड बाई 100 और ये हो गया 30y डिवाइडेड बाई 100। 100 किधर लेके आए, इसे सॉल्व किया, दिस इज 84y। अब तो मैथमेटिक्स है बस, 58y 30y तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया 40, इसको करोगे तो प्लस के 4y, तो y कितना आ गया 10। तो ये आ गया 10% और हमसे पूछा किसका गया है, इसका, तो 20%, ठीक है, ये आ गया 10%, ये 20% और ये 70%, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। इसे लिखो, मैं एक दो क्वेश्चन और लिखता हूं। अब यहाँ दो क्वेश्चन मैंने एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिखे हैं, कोई अलग से टॉपिक नहीं होता, बट ठीक है, हम एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा है तो साथ ही साथ एवरेज मॉलिक्यूलर मास को भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर किसी मिक्सचर का मोलर मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो क्या होगा, उस मिक्सचर का टोटल मास अपॉन टोटल मोल आप ले लो, ठीक है, तो आपको पर मोल एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिल जाए। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल का मास, और यहां पर हमें एवरेज मिलेगा। तो टोटल मास कितना है यहाँ पर, 2 मोल O2 है
तो 1 मोल O2 का मास कितना होता है 32, तो 2 मोल का कितना हो गया इतना, भाई ऐसे लिख दो 2 मोल इंटू 32 ग्राम पर मोल प्लस 3 मोल N2 इंटू 28 ग्राम पर मोल। ये तो हो गया टोटल मास। टोटल मोल कितने आ गए, टोटल मोल आ गए आपके 2 प्लस 3 मोल। सॉल्व करोगे वैल्यू मिलेगी 64 और 84 ग्राम और नीचे 5 मोल। ठीक है, ठीक, सॉल्व करेंगे कुछ तो आपको, मेरे को तो चूंकि याद है तो मैं देता हूं 29.6 ग्राम पर मोल। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। चलिए, ऐसा ही अगला क्वेश्चन है कि एक गैसियस मिक्सचर में 10% H2 है बाई मोल एंड 90% CO2 है बाई मोल, यानी जितने भी मोल है उनका 10% H2 है और 90% CO2, यानी 1 मोल है तो 0.1 मोल H2 है, अगर 10 मोल है तो 1 मोल H2 है, इस तरीके से। तो क्या करेंगे, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। लेट से टोटल मोल है, लेट टोटल मोल 1 मोल, तो मोल्स ऑफ H2 और मोल्स ऑफ CO2 क्या आ गए, 1 मोल का 10% 0.1 मोल और 1 मोल का 90% 0.9 मोल। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 2 प्लस 0.9 इंटू 44 डिवाइडेड बाय टोटल मास अपॉन टोटल मोल, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो सॉल्व करके यहां पर आपको 0.2 प्लस 39.6 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ गया 39.8 आ गया। ठीक है, तो ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो गया। चलिए, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई।